जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की जो है अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम ज्योग्राफी की जो है आगे की कक्षाओं में जो हम जिक्र करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो आज ज्योग्राफी की हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जिक्र करें। जैसा कि हमने पिछली जो है ज्योग्राफी की जब शुरुआत की थी तो इंडियन ज्योग्राफी से की थी। तो यहाँ पे जब इंडियन ज्योग्राफी की जब हम शुरुआत किए थे तो यहाँ पे हमने इसकी भौतिक संरचना के बारे में देखा था। तो भारत की भौतिक संरचना है क्या। तो यहाँ पे जैसा कि हमने भारत की भौतिक संरचना में देखा तो इसे हम लगभग 5 डिवाइड में जो है करके जो हम इसका स्टडी करना चाहते थे। तो 5 भागों में जब हम डिवाइड किए थे तो यहाँ पे सबसे पहला भाग जो हमने यहाँ पे चर्चा किया वो हिमालय के बारे में जिक्र किया। फिर उसके बाद हम दूसरा जो चर्चा किए तो वो जो है उत्तर विशाल मैदान के बारे में जिक्र किया। तो जो भारत का उत्तर विशाल का मैदान है तो हम उसके बारे में जिक्र किए। तो उसके बाद जो हम भारत के मरुस्थल के बारे में जिक्र किए तो पूरा मरुस्थल जितना था हमने उसके बारे में स्टडी किया। तो भारत का मरुस्थल अर्थात मरुस्थल जो था वो भारत पाकिस्तान दोनों में था। तो जिसमें से हम भारत का जियो भौतिक संरचना पढ़ रहे हैं तो उस आधार पे जो हम थार के मरुस्थल के बारे में जिक्र किए, उसके विस्तार के बारे में जिक्र किए। तो ये 3 टॉपिक जो हम डिस्कस कर लिए। चौथी टॉपिक हमारी है, आइए देखते हैं, ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पे जो चौथी इसमें है भौतिक संरचना के आधार पे, बनावट और भौतिक संरचना के आधार पे, तो यहाँ पे जो चौथी है वो है प्रायद्वीपीय पठार है। और इसके बाद जो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे जो है इसके तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान। तो ये 5वां हो जाएगा। 6वां जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा, हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप। इसको हम बोलते हैं 6ठी पॉइंट को द्वीपों का समूह। तो हम यहाँ पे जो है भारत के द्वीप के बारे में जिक्र करें। तो भौतिक संरचना के बारे में जैसा कि हमने बताया तो यहाँ पे हम 6 भागों में हमने डिवाइड किया था। तो 6 भागों में तो जो कि यहाँ पे आज क्या है, चौथी पॉइंट है भारत का जो है प्रायद्वीपीय पठार। तो आइए हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई और जो है इनका निर्माण क्या हुआ और इनका जो है आकार अर्थात जो है विस्तार कितना है। और ये यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी जो हैं उन मुख्य नदियों के बारे में जिक्र करेंगे और जो है इसका विस्तार देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे और ऊंचाई देखेंगे। तो इन सब के बारे में जिक्र करते हैं। आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है। जैसा कि प्रायद्वीपीय पठार हम पिछली कक्षा में जो है जिक्र करते हैं कि ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तब जो है जो पैंजिया से जब अलग हुआ था तो गोंडवाना लैंड का ही यह भाग है। तो उत्तर की तरफ विस्थापन होने के कारण इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी। तो यह जो गोंडवाना लैंड, यह मुख्य जो है प्रायद्वीपीय पठार, यही मुख्य भारत है। हिमालय बलन के कारण जो है उत्पन्न हुआ है और जो उत्तरी विशाल मैदान है वह हिमालय से उत्पन्न हुआ है। अर्थात इसलिए कह रहे हैं कि सबसे जो है भारत का प्राचीनतम अगर कोई भूभाग है तो वह है प्रायद्वीपीय पठार है। तो आइए हम इसके बारे में जिक्र करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करें। यह जो है यह एक अनियमित यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है। क्या है? त्रिभुजाकार आकृति है। यह त्रिभुजाकार आकृति है। तो जैसा कि हमने राजस्थान में जो है मुख्य रूप से जो है मरुस्थल पाया जाता है। तो उसके जो है दक्षिण का भाग जितना है एमपी का, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उसके जो है दक्षिण का भाग, ये सब जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो इसकी आकृति कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बनाते हैं। ये त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। जैसा कि हमने बताया कि ये गुजरात का हिस्सा है। गुजरात जो है एमपी हुआ तो ऊपर जो है राजस्थान है, ऊपर जो है यहाँ पे राजस्थान है। तो जो हमने मरुस्थल वाले पार्ट में पढ़ा तो यहाँ से लेकर के यह मेघालय तक, कहाँ तक है, मेघालय की शिलांग तक जो है इस जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो यहाँ पे जो है इसका विस्तार है। तो ये कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार है। यहाँ पे उत्तर की दिशा में इस प्रायद्वीपीय पठार की आकृति क्या है, उत्तर की दिशा में चौड़ाई
अधिक है और जो है दक्षिण की दिशा में चौड़ाई कम है। तो इसकी आकृति कैसी अनियमित है, यहाँ पे कटी है, यहाँ पे चौड़ी है, यहाँ पे चौड़ी है। तो इस तरीके से इसकी जो है जो सर्वे सर्वा कह सकते हैं इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, जो कि उत्तर की दिशा में चौड़ी है और दक्षिण की दिशा में क्या है, इसकी चौड़ाई कम है। तो और इसकी पॉइंट देखते हैं, इसका विस्तार के बारे में हम जिक्र करते हैं कि इसका विस्तार है क्या। यहाँ पे हम इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ ये हिस्सा की जिक्र कर रहा है। तो उत्तर पश्चिम में जो है इसका, यहाँ पे एक है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि हम मरुस्थल पढ़ा रहे थे तो वहाँ के बारे में इसका जिक्र किया। अरावली, यहाँ पे जो है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत माला व दिल्ली तक उत्तर में जो है, उत्तर पश्चिम में जो है, यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम में पहली पॉइंट, यहाँ पे उत्तर पश्चिम इसका विस्तार कहाँ पे है, अरावली पर्वतमाला से लेकर के दिल्ली तक इसका जो है विस्तार है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगली पॉइंट जो है, यहाँ पे क्या है, ये जो है पूर्व में हम इसका जिक्र करें तो इसका जो है पूर्व हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा है, ये था उत्तर पश्चिम और ये है पूर्वी हिस्सा। अगर हम पूर्वी हिस्से की अगर जिक्र करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूर्व में जो है यह राजमहल की पहाड़ी तक, पूर्व में कहाँ तक है, राजमहल की पहाड़ी तक, राजमहल की पहाड़ियाँ तक इसका विस्तार है। अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक है। तो जैसा कि हमने बताया कि पश्चिम में इसका जो है विस्तार है वह जो है गुजरात के गिर की पहाड़ी तक है। कहाँ से, गिर की पहाड़ी तक जो है इसका पश्चिम में जो है विस्तार है। कहाँ तक है, गिर की पहाड़ी तक। गिर की पहाड़ी कहाँ तक है, गुजरात में। तो यहाँ तक जो है गिर की पहाड़ी तक जो है इसका पश्चिम में विस्तार है। अब हम इसका देखते हैं विस्तार जो है दक्षिण में जो है, दक्षिण में इसके विस्तार का जिक्र करें तो यहाँ पे एक है इलायची की पहाड़ी, क्या बोलते हैं उसे, इलायची की पहाड़ी, यहाँ पे हम जिक्र करते हैं इलायची की पहाड़ी। हम इस पहाड़ी को कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं, कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ तक इसका विस्तार है। एक इलायची की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ये इन सब का हम जिक्र जो है अलग अलग से इनको जो है खंडों में डिवाइड करके जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हम यहाँ पे इसका जिक्र करते हैं उत्तर पूर्व में। यहाँ पे हम अगर जिक्र करें तो ये उत्तर पूर्व का हिस्सा है, जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है। तो उत्तर पूर्व का हम अगर जिक्र करें, उत्तर पूर्व का हम यदि जिक्र करें तो इसकी जो हम विस्तार अभी बताए, यहाँ पे मेघालय है, क्या है, मेघालय शिलांग तक, शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। तो इसका विस्तार जो है कहाँ है, शिलांग एवं जो है क्या, कार्बी एंगलांग पठार तक, वह कार्बी एंगलांग, ये सब क्या है, हम इसका अलग अलग से चर्चा करेंगे। एलांग पठार तक, कार्बी एंगलांग पठार तक जो है, कार्बी एंगलांग पठार तक जो है इसका विस्तार है। कहाँ पर, उत्तर पूर्व में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन सब को जानने के लिए हम इसका से अलग अलग से जो है हम इन सब पहाड़ी और पठार के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये इसका रहा विस्तार। हम यहाँ पे अगला देखते हैं, इसकी औसत ऊंचाई का जिक्र करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे औसत ऊंचाई के बारे में। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे
जो है औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है यह जो है कितनी है, 600 से लेकर के 900 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई है। तो जितना जो है इसकी औसत ऊंचाई का हम जिक्र करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वह जो है 600 से लेकर के 900 मीटर तक है। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, और इसकी ऊंचाई का जिक्र कर रहे हैं तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ, यहाँ पे क्या है ऊंचाई का बात हम करें, औसत ऊंचाई था, यहाँ पे ऊंचाइयों का अगर जिक्र करें तो ऊंचाई जो है उत्तर से लेकर के उत्तर से दक्षिण में जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है। क्या है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। अगर हम ऊंचाई की बात करें प्रायद्वीपीय पठार में क्या है कि जो है इसकी ऊंचाई उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो ये यहाँ पे जो है इसकी ऊंचाई के बारे में हमने जिक्र किया। अब हम यहाँ पे इसका अगला जो है देखते हैं। यहाँ पे यह जो भाग था, अभी हमने बताया कि यह भाग जो है गोंडवाना लैंड के टूटने से इसका उत्तर का विस्तार हुआ था। तो यहाँ पे यह हमने बताया था कि यह प्राचीनतम भाग है, जो भारत का जो है या प्रायद्वीपीय भाग का जो यह सबसे प्राचीनतम भाग है। अब हम इसका देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इनके निर्माण में यहाँ पे निर्माण का देख लेते हैं। यहाँ पे निर्माण जो है वह किससे किससे है, यह पुराने क्रिस्टलीय, क्या है, यह पुराने क्रिस्टलीय, पुराने क्रिस्टलीय और किससे, यहाँ पे पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से, ये शैलों से बना है। यह जो निर्माण पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से यह बना है। तो ये था इसका जो है इसका निर्माण था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आग्नेय रूपांतरित शैलों से, तो हम इसका अलग अलग से जिक्र करेंगे, आग्नेय क्या है, रूपांतरित का है, और ये कहाँ कहाँ जो है इसका जो है पाई जाती है। तो यहाँ पे हम प्रायद्वीपीय पठार की जो है ऊंचाइयों का जिक्र करें तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो है कुछ फैक्ट है जो है यहाँ पे। सबसे पहली पॉइंट है प्रायद्वीपीय की ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई। यहाँ पे ये जो है कई पॉइंटें यहाँ पे हो सकती हैं। इसकी ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। तो यहाँ पे ऊंचाइयों का दिख रहा है, तो ये इसकी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है ये पठार है, तो यहाँ पे ऊंचाइयाँ क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है ऊंचाइयाँ कम होती जाती है। इसका अभी हम यहाँ पे बताते हैं, पश्चिम से पूर्व ऊंचाई क्या होती है, कम होती जाती है। क्या है, ऊंचाई कम होती जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है इसी के कारण, इसकी पहचान कैसे ऊंचाई कम होती जाती है, तो इसी के कारण जो है यहाँ की नदियाँ जो हैं पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ बहती हैं। तो उन नदियों में जो है प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, गोदावरी जो है यहाँ पे, गोदावरी, कावेरी, जितने कृष्णा, और ये सारी नदियाँ जो हैं, और भी नदियाँ हैं इनकी सहायक नदियाँ, सब की सब जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है बहती हैं। तो यहाँ पे क्या था, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है इनकी जो है क्या है, ऊंचाई कम होती जाती है। अब हम इसकी जो है प्रायद्वीपीय का ढाल के बारे में जिक्र करते हैं। ढाल क्या, ढाल का हम यहाँ पे अगर जिक्र करें तो ढाल जो है उत्तर पूर्व, उत्तर क्या है, ढाल उत्तर पूर्व, ढाल जो है इसका क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ जो है कम होता जाता है। क्या है, ढाल जो है उत्तर पूर्व की तरफ है यहाँ से, तो उत्तर पूर्व ढाल कम होता जाता है। क्या है, उत्तर पूर्व में इसका ढाल कम होता जाता है। तो जिससे यहाँ पे क्या है, सोन नदियाँ, यहाँ पे देखिए सोन नदी, हम इसका जिक्र करेंगे कि इसका उद्गम कहाँ पे है और इसका संगम कहाँ पे बनता है। तो सोन नदी है यहाँ पे, चंबल है, चंबल नदी है, दामोदर है, दामोदर नदी है, ये इत्यादि नदियाँ, इन सब
जो नदियां हैं इनका प्रवाह जो है यह जो है उत्तर पूर्व की तरफ है। इनका प्रवाह कहाँ पे है? उत्तर पूर्व की तरफ इनका जो है प्रवाह है। तो यहाँ पे ये था, तो इनका ढाल इस तरफ है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसका ढाल किस तरफ है? दक्षिण की तरफ ढाल है। कहाँ पे है? दक्षिण में ढाल, दक्षिण में जो ढाल है वो ढाल जो है कहाँ पे है? इस तरफ है। अभी तो हम यहाँ पे ये जो प्रायद्वीपीय का उत्तरी भाग के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अब हम इसके दक्षिणी भाग का जो बात कर रहे हैं, दक्षिण में ढाल। तो दक्षिण में जो ढाल है वह ढाल पश्चिम से लेकर के पूर्व है। किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है ढाल, पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी जो है इसका कारण, इसी के कारण जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इत्यादि नदियाँ जो हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियाँ, इनका प्रवाह जो है यहाँ से लेकर के इस तरफ जो है, अर्थात जो है यह जो है पानी अपना कहाँ पे जो है निक्षेपित करती हैं? यह जो है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल में, BOB बे ऑफ बंगाल में जो है यह अपना जो पानी निक्षेपित करती है। अर्थात इससे क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है यह नदियाँ जो है बहती हैं या प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे था ये दक्षिण पश्चिम में। तो इसमें दो नदियाँ ये नहीं कहेंगे, और भी नदियाँ हैं, लेकिन कुछ मुख्य रूप से जो दो नदियाँ हैं वो एक है नर्मदा, अपवाद के रूप में। कौन सी है? नर्मदा नदी व ताप्ती नदी। यह दो नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। कई बार यह प्रश्न आया है, पूर्व से पश्चिम की तरफ यह दोनों नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की तरफ यह दोनों नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे जो है ये अपवाद के रूप में, और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। ये भ्रंश घाटियाँ क्या है? हम जब इन नदियों का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे जो है भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होते हैं। क्या है? यह भ्रंश घाटियों से होकर के प्रवाहित होती हैं। तो अब यहाँ पे हम और भी कुछ पॉइंटें देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हम जो है, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो है पठारों का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार को जो है, इसका जो है पठारों का पठार कहते हैं। यह पॉइंट जो है याद रखिएगा। इसके पीछे कारण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार जो है कई पठारों से मिलकर के बना है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मुख्य पठार हैं जिनसे मिलकर के भारत का प्रायद्वीपीय पठार बना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे पठारों का पठार कहते हैं। तो ये किन किन पठारों से मिलकर के बना है, जिनके कारण जो हम इन्हें पठारों का पठार कहते हैं, उन समूहों के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला केंद्रीय उच्च भूमि जो है, केंद्रीय उच्च भूमि। यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं जो हम यहाँ पे पूर्वी पठार, यहाँ पे क्या है? पूर्वी पठार है। और यहाँ पे दूसरी क्या है? उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। यहाँ पे अगला जो है इसका हम देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये था पठारों का पठार, इसलिए जो हम कहते हैं। तो ये इन चारों पॉइंटों का हम अलग अलग से जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला जिक्र करेंगे इन सब पठारों से लेकर के, और हम मैप में भी देखेंगे कि केंद्रीय उच्च भूमि जो है वह किन किन राज्यों में विस्तार है। पूर्वी पठार किन राज्यों में विस्तार, उत्तर पूर्वी का पठार किन राज्यों में विस्तार है, दक्कन का पठार किन राज्यों में विस्तार है। तो हम यहाँ पे जैसे कि इन चारों का जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम इन चारों का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला जो जिक्र करेंगे वह जिक्र करेंगे जो है केंद्रीय, यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। सबसे पहले हम इसी को चर्चा में करेंगे। इसको भी हम देखेंगे कि इसको कितने भागों में डिवाइड करके जो हम इसका भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत भी निम्न क्षेत्र आते हैं।
निम्न क्षेत्र याद रखें। कौन कौन से, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे पहला इसके अंतर्गत हम जिक्र करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। जैसा कि जब हम मरुस्थल पढ़ा रहे थे, जो थार में हमने बताया था कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे पहला क्या जिक्र करेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ पे हम इसके बारे में मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत मेवाड़ का पठार का जिक्र करेंगे, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। यहाँ पे हम तीसरा जो देखेंगे वो है यहाँ पे मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार, मालवा का पठार का जिक्र करेंगे। यहाँ पे हम और भी जो जिक्र करेंगे क्या है, केंद्रीय उच्च में, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत यहाँ पे बुलदेलखंड का पठार, बुलदेलखंड का पठार, बुलदेलखंड का पठार, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। और हम यहाँ पे जिक्र करेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है, इतनी श्रेणियों के बारे में हम यहाँ पे जो है जिक्र करेंगे। जो है यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि जो है इसके विस्तार के बारे में जिक्र किया, और इसकी आकृति के बारे में जिक्र किया, और हमने इसकी औसत ऊंचाई के बारे में जिक्र किया। फिर इसे जो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पठारों का पठार कहते हैं। तो यह पठारों का पठार क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे कई पठारों से मिलकर के बना, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी का पठार, उत्तर पूर्वी का पठार, दक्कन का पठार। तो ये चार भाग जो है हम पठारों का पठार इसलिए जो है हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम केंद्रीय उच्च भूमि का जो है हम यहाँ पे जिक्र किए थे कि केंद्रीय उच्च भूमि जो है पहली हमारी टॉपिक है। तो जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र देखे थे, यहाँ पे जो है अरावली है, मेवाड़ है, मालवा का पठार है, और बुलदेलखंड का पठार है, और जो है विंध्यन का पठार है, सतपुड़ा का पठार है। तो ये जो है 6 हैं, जो है ये जो है 6 जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। हम एक एक क्षेत्र का जो है अलग अलग से जिक्र करेंगे कि अरावली क्या है, विंध्यन क्या है, सतपुड़ा क्या, इन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। और जो है अरावली का विस्तार करेंगे, देखेंगे कि अरावली का विस्तार कितना, उसका शिखर कितना है, और ये इनके अंतर्गत यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। जो है केंद्रीय उच्च भूमि का जो है अगली जो है क्लास में हम चर्चा करेंगे, और उसमें देखेंगे अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्यन, सतपुड़ा। तो जो है ये आज इतना चर्चा में था। तो जो है अगर क्लास अच्छी लगती है तो मित्रों जो है इस क्लास को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कोई इसमें सुधार करना हो तो और भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।